हेलो दोस्तों, तो हम लोग ने वेक्टर्स के बहुत सारे सम्स कर लिए हैं। बहुत सारे मीन्स 2 सम्स के लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और हमने देखा कि एडिशन जब वेक्टर करते हैं, वेक्टर का एडिशन करते हैं, तो उसको एडिशन करने के लिए हमारे पास कुछ अलग से फॉर्मूलेस यूज़ करते हैं, लॉज यूज़ करते हैं। इसका नाम था ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। इस हमने यूज़ किया। फिर देखे कि जब जो लॉज यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ, ये सब कुछ ज्योमेट्रिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका जो आंसर आता है किस फॉर्म में आता है, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में आता है। और ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि फिर उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखें। किसी वेक्टर को अगर हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लें तो कुछ उसमें क्या होंगे, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट मिलेंगे, जिसको हम आई और जे और के कंपोनेंट के हिसाब से दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर के हिसाब से दिखाएंगे। हाँ, तो जब ये चीज़ें मिल जाती हैं हमें कंपोनेंट फॉर्म, तो चीज़ों को करना आसान हो जाता है। किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी वेक्टर को हम आराम से ऐड कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एडिशन तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इससे भी हमारे पास जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में टूल्स क्या होते हैं, एडिशन, उसका अपोजिट सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो हम लोग एडिशन देख लिया है, उसका अपोजिट क्या है, सब्ट्रैक्शन भी देखना है। तो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है। हम जैसे वेक्टर्स का एडिशन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास वेक्टर कोई ए है, यहाँ पे दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, यहाँ पे बी है। तो मैं बोलूँ इस दोनों का रिजल्टेंट चाहिए मुझे, तो हम क्या करते हैं इसको, तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए एडिशन के फॉर्म में, ये दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यूज़ करेंगे इसका ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या होगा, तो हम इसको जब ड्रॉ करें तो ये बना देते हैं, ए यहाँ पे आएगा पैरेलल शिफ्ट करके, फिर इसका टेल इसके हेड पे डालेंगे, तो कुछ ये इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। तो ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, फिर इनिशियल टेल और फाइनल हेड को मिला दीजिए। मिल नहीं रहा है, मुझे मिल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, आर, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम आर कहेंगे, और इसको लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी। तो ये हो गया एडिशन, हो गया, बीच में आ गया हमारे पास प्लस का साइन, तो ये हो गया एडिशन। अगर मैं क्या करूँ, जो वेक्टर हम लोग दिया गया है वी वेक्टर, इसको इस डायरेक्शन में ना लेते हुए इसी वेक्टर का अपोजिट ले लूँ, जो दूसरा वेक्टर हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसका जब हम अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, ये हमको वेक्टर दिया होगा, ठीक है, इससे मैं अपोजिट डायरेक्शन लूँगा तो क्या जाएगा, ये माइनस वी वेक्टर हो जाएगा। अब मी माइनस वी वेक्टर को मैं अगर इसका रिजल्टेंट निकालूँ, तो मेरे पास ए वेक्टर दिया ही है, ए वेक्टर दिया है और वी वेक्टर भी दिया है। हाँ, अब हम जब ऐड कर रहे हैं तो ए प्लस भी हो रहा है, बट यहाँ जब हम ऐड करेंगे तो इसके एंटी पैरेलल वेक्टर से ऐड करेंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है, अपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं आप। बी का अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी वेक्टर। अगर अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका है, आप इसको करें टेल हेड, ये वेक्टर हमारा, अब क्या करना है, हेड पे टेल रखना है वी वेक्टर का, तो इस अपोजिट जाएगा माइनस वी, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट, ये आर हो जाएगा। तो आर क्या हो गया, हमारा हो गया ए प्लस वेक्टर, सेकेंड वेक्टर क्या है, माइनस वी, तो आर क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, है कि नहीं। और ये इसमें क्या होगा, बीच में एडिशन के जगह क्या गया, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन ले लिया, है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बस एडिशन के लिए अगर कोई वेक्टर ले रहे हैं वहाँ अगर हम उसका क्या लें, अपोजिट वेक्टर ले लें, तो हो जाएगा वहाँ पे सब्ट्रैक्शन। कुछ अलग चीज़ नहीं है, जब इसको सॉल्व करेंगे बस माइनस लगा देना है। अब इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे माइनस का, क्या हो जाएगा, अगर हम इसको निकालें तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस जो था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2a वेक्टर वी वेक्टर कॉस थीटा, बस ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो समझ गए। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का ऐसे निकाला जाएगा, दो वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ है नहीं, बस वही नॉर्मल चीज़ थी। यहाँ पे हमारे पास प्लस था, प्लस या माइनस आ गया, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे हर जगह, जहाँ जब हम वही सी फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में जहाँ बी था वी वेक्टर, यहाँ हम लोग माइनस बी पुट कर देंगे, तो जब यहाँ माइनस बी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
ठीक है। ये मॉड है, देखो एक होता है मॉड जिससे क्या होता है, एक मॉड होता है जिससे क्या होता है हमारा साइन प्लस हो जाता है, आंसर हमेशा प्लस में आता है। ये जो मॉड है, ये मॉड हमें दिखाने के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये मॉड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए। और इसको मॉड नहीं बोलेंगे, अगर हम ऑफिशियली चलें तो मॉड तब बोलते हैं जब कोई भी क्वांटिटी कोई भी हो, प्लस माइनस दोनों हो, हाँ कोई भी कुछ भी हो, इसका जब आउटकम निकले हमेशा पॉजिटिव है, इसको मॉड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। इसको पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड, मॉड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते आएंगे तो गलती हो गई भी, लेकिन इसको मॉड नहीं, इसको मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। अगर हम फिजिक्स के ऑफिशियली लैंग्वेज में चले प्रोफेशन के हिसाब से तो इसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो ये आप गया सब्ट्रैक्शन और वेक्टर देख लिए, कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम एडिशन जैसे ही है, बस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तब इतना हो गया, हमने इसका देख लिया फॉर्मूला। अब सब्ट्रैक्शन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, अब जैसे हमारे पास कोई अलजेब्रा होता है, जैसे हम बात करें स्केलर्स में, नंबर का मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, हाँ माइनस होता है, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, डिवीज़न होता है। तो हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अभी वेक्टर है, इसमें क्या है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस यहाँ पे आ गया है डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो जब मैग्नीट्यूड बस स्केलर की क्वांटिटी की बात होती है, तो उसमें जो हमारे सम्स होते हैं, जो हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, वो अलजेब्रिक सम जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वैसा करते हैं। बट जब हम वेक्टर का करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कुछ अलग फॉर्मूले यूज़ करना पड़ता है, हमको डायरेक्शन को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। हाँ, तो देखते क्या होता है। तो हम जब वेक्टर में किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वेक्टर हो, अगर मैं इसमें कोई मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास दो है ना चॉइस, कि मैं एक बार स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूँ या मैं एक बार वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखिए, जब हम किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस नहीं बोलते, डॉट बोल सकते हैं, डायरेक्शन। हाँ, तो जब हम स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर सकता है, वो ज़्यादा ज़्यादा उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस कर सकता है, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है कि नहीं। तो जब हम किसी स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर तो जो क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन को चेंज नहीं हो रहा है, उसके पास डायरेक्शन है, मीन्स जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो वेक्टर ही मिलेगी, है कि नहीं। इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर वी ए है, वेक्टर ए, और मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा किसी सी से, कोई स्केलर है, तो ये क्या होगा, कोई वेक्टर वी देगा, जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड चेंज है, इसलिए मैंने सी की जगह इसको एक जगह बी लिख दिया है। हाँ, और सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन कब, जब हमारा सी क्या हो, पॉजिटिव। अगर यही क्या हो, हमारा सी नेगेटिव हो, तो हमारा जो बी वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ ए। इतना तो मालूम ही है कि नहीं। अगर मेरे पास वेक्टर ए है, इसमें किसी कॉन्स्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी से, तो क्या हो सकता है, इसका वेक्टर का लेंथ बढ़ सकता है या कम हो सकता है, जो भी हो। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन यही रहेगा, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो जो भी छोटा कम हो रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन चल जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब किसी वेक्टर में अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी वेक्टर ही रहेगी, हाँ, उसके पैरेलल हो सकती है या उसके अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से तो इसके लिए एक मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के साथ ही कुछ चेंज कर सकता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करें 3x से, तो 2 बस 3 के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, x से कुछ चेंज ही नहीं कर सकता, तो हो जाएगा 6x, है कि नहीं। तो x तो कभी भी बचा है, आप समझ रहे हैं। तो एक थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे है, तो ये तो नॉर्मल है, सबको समझ में आता है। लेकिन बात तब आती है, फंसती है, कि जब हम वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं, क्या करते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से कर सकते हैं। तो देखो, जब हम वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं तो इसमें 2 चॉइस बनती है, कि जो हमारा रिजल्ट आए क्या हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। हाँ, तो जब स्केलर होगा
तो ये जो हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोसेस में ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, हाँ, इसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट है वेक्टर का, तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है स्केलर आ रहा है, एडिशन करने मल्टीप्लाई करने पे दो वेक्टर का, तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अगर वही वेक्टर आ गया तो उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों करते हैं अभी देखेंगे, क्योंकि जब हम दो वेक्टर को दिखाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, स्केलर का उसका आंसर स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसमें बीच में डॉट लगाते हैं। अगर वही वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसके बीच में क्रॉस लगाते हैं, ताकि चीज़ें लगे ना कि ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या देगा हमें आंसर में, चीज़ें अलग दिखनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने कुछ और आ रहा है दोनों वेक्टर का, तो इसको लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो ये क्या होता है, कैसे समझेंगे आप, समझिए। जैसे मैं बताया अभी, ये हमारे पास वेक्टर है, ये दूसरा भी वेक्टर है, तो वेक्टर के पास कुछ ना कुछ एक नंबर मैग्नीट्यूड होगा, उसके साथ यूनिट भी होगा, और इसके साथ क्या होगा, प्लस कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, और इसी यहाँ पे भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, तो मैग्नीट्यूड जब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, कुछ मैग्नीट्यूड देगा, मान लीजिए एक्स, ऐसे ही एम दे दिया, मान लेते कुछ दे दे क्या दे दें, ए दे दिया, मैग्नीट्यूड ए। अब ये हो सकता है कि डायरेक्शन जब डायरेक्शन से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि देखो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्शन का मल्टीप्लाई डायरेक्शन से होगा, तो जब डायरेक्शन का डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ये चांस हो सकता है कि डायरेक्शन डायरेक्शन से कैंसिल हो जाए। हाँ, एक चांस तो ये हो सकता है, पहला क्या, डायरेक्शन कैंसिल हो जाए, मतलब डायरेक्शन अपॉन डायरेक्शन 1 हो जाए, और मैग्नीट्यूड 1 होगा तो मैग्नीट्यूड 1 तो मैग्नीट्यूड कहलाएगा ही। या दूसरा हो सकता है कि डायरेक्शन का डायरेक्शन मल्टीप्लाई करके, हाँ, कुछ नया मिल जाए, कोई दूसरा डायरेक्शन मिल जाए, ठीक नहीं। अब देखो आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको लॉजिक बताता हूँ, देखो कैसे। मान लेते हैं हमारे पास दो स्केलर, मतलब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मैं ये एनालॉजी दे रहा हूँ, चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, आपको समझने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर एक है 2x, एक दूसरा वेक्टर है 3x - 1, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 क्या मैग्नीट्यूड बता रहा है, x हमें बता रहा है उसका डायरेक्शन, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे। ऐसे 3 यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ x - 1, तो देखिए 2 3 जा 6, इस मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया है। अब x से मल्टीप्लाई x से होगा तो x + 1 - 1, इसका मतलब क्या है, ये 1/x है। हाँ, तो यहाँ पे एक x है, दूसरा मल्टीप्लाई 1/x है, तो देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लास्ट में आंसर आएगा 6, जो बस क्या है, मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग नॉर्थ में जा रहे हैं, हाँ, और दूसरा जो है कुछ ऐसा है कि जो 1/नॉर्थ काम कर रहा हो, तो नॉर्थ नॉर्थ कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा डायरेक्शन खत्म, बच जाएगा बस मैग्नीट्यूड। तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, हमेशा बस मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं रहेंगे। ये हो गया। चॉइस तो कुछ भी हो सकती ना, तो ये भी हो सकता है चॉइस। अब ये हो सकता है कि एक 3x 2x है, एक क्या है, x³ है, तो जब x³ से मल्टीप्लाई होगा, तो समझ सकते हैं आप ऐसे, तो क्या होगा 6x1 प्लस x³, ये क्या हो जाएगा 6x4। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन में कुछ चेंज हो सकता है सॉरी, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है कि नहीं। जैसे हम नॉर्थ जा रहे हैं, मतलब एक वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है नॉर्थ है, एक दूसरा ईस्ट है, तो दोनों का जो हमें मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट मिले, कोई दूसरा डायरेक्शन मिल सकता है कि नहीं। देखिए तो एक डायरेक्शन ही दे रहा है, दूसरा डायरेक्शन ये, इसका मल्टीप्लाई हो गया, कुछ और डायरेक्शन मिल रहा है, इसमें डायरेक्शन कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं आप। तो ये हो सकता है कि डायरेक्शन कैंसिल हो जाए, जब कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या मिलेगा आंसर, मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी रहेगा, तो इसको हम इस प्रोडक्ट बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और जो वेक्टर हो जाएगा जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी आएगा और प्लस डायरेक्शन भी हो, उसको हम कह देंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखो ये एनालॉजी था, समझने के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर ये समझ गए होंगे तो मैं इसको और अच्छे से फॉर्म में लिख दूं, ताकि आप देखें आगे क्या होता है। तो समझ ही गए होंगे। तो मैंने जो बताया क्या, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर का
वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सिंबल कौन सा यूज़ करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, इधर लिखते हैं। तो क्या मिलेगा, हमें स्केलर मिलेगा, जो मुझे आंसर मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास वेक्टर कोई एक है, ए है, और एंड बी क्या है, आर टू वेक्टर्स, हाँ टू वेक्टर्स। अब मैं कैसे बताऊंगा कि इसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट हमें लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर। अब बीच में मल्टीप्लाई दिखाना है, तो मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे आप बहुत लोग ऐसे यूज़ करते हैं, डॉट, कहीं कहीं आप ऐसे लिख देते हैं। तो अब देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों प्रोडक्ट ही हैं बट आंसर कुछ और आ रहा है, मतलब इसमें डिस्टिंक्शन है। तो हमारे इसके प्रोडक्ट में भी डिस्टिंक्शन होना चाहिए, कुछ अलग दिखना चाहिए। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं क्या, डॉट। मल्टीप्लाई को दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट। और ये डॉट है इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डॉट है ना, तो इसलिए इसको प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका कुछ रिजल्ट, जैसे मैं ए कर दूँ डॉट बी, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो कुछ स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। मान लीजिए एम आ गया, एम क्या है, स्केलर, क्योंकि इस पर देखो हम लोग कुछ लिखे नहीं, ऊपर कुछ खींचे नहीं है, क्या स्केलर क्वांटिटी है, हाँ। तो इसको कहेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसको हम किसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सेम ए बी कोई दो वेक्टर होंगे, मान लेते हैं ए बी ले, कुछ और ले लेते हैं, सी डी लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर टू वेक्टर्स। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे सी मल्टीप्लाई डी। अब इसमें भी मल्टीप्लाई दिखाना है बट इससे अलग दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें आंसर अलग आ रही हैं। तो इसमें बीच में दिखाएंगे ऐसा क्रॉस, ये क्या है, क्रॉस है, तो इसी को हम कहते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस है इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इधर दिखाऊँ, तो जो इसका आंसर आएगा, तो इसका कुछ आंसर जो भी आएगा, मान लेते कुछ आंसर आ रहा है, मान लेते पी आ रहा है, तो पी वेक्टर आएगा, ठीक है, जो कोई वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो क्या मिल रहा है उसके हिसाब से, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें, क्या मिल रहा है, अगर स्केलर मिला तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर मिला तो बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं बीच में डॉट। मल्टीप्लाई लिखने का तरीका दो तरीके थे, एक से ब्रैकेट बना दो, बीच में डॉट डाल दो, या एक ऐसा करके बीच में डॉट डाल दो, तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो दोनों मल्टीप्लाई का हम लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दोनों को अलग अलग दिखा सके। तो जहाँ पर डॉट यूज़ करेंगे वो स्केलर प्रोडक्ट, जहाँ क्रॉस यूज़ करेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। इतना तो हो गया, इतना समझ में आ गया हमको क्या होता है। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इतना तो समझ गए कि ऐसे लिखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो इसको देखते हैं। तो पहले बात आती है हमारा किस पे, स्केलर प्रोडक्ट पे। इसका यूज़ क्या है ज़िंदगी में, फिजिक्स की, तो लास्ट में हम यूजेस भी देखेंगे। तो अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट बात करूँ, दो वेक्टर ए एंड बी दिए गए हैं, तो मैं ए डॉट बी लिखूँ, तो मतलब क्या ये, इसको बोलेंगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि जब इसको लिखते हैं हम लोग, हो जाता है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बीच में जो इसके बीच में एक एंगल होता है उसको बोलते हैं और कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो अगर मैं इसको, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी इधर है, तो इसके बीच एंगल क्या होगा, तो मालूम है आपको, एंगल इसे निकालते हैं, दोनों क्या करें, टेल को जोड़ दीजिए, तो ये वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है क्या है, थीटा है, तो कॉस थीटा। तो कभी भी जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तब ऐसा नहीं होगा कि सीधा आप 2 का मल्टीप्लाई 3 कर देंगे सीधा आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 6 जो भी है क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो तरीका होगा कुछ अलग होगा, तो इसलिए ऐसे तरीका होता है। देखो इसमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये कोई नंबर ही देगा, हाँ ये भी नंबर देगा, और ये सब मैग्नीट्यूड है। तो लास्ट में देखें क्या आ रहा है आपको, एक मैग्नीट्यूड ही आंसर आ रहा है, और ये जो कि क्या है हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट है। अब फिर भी उतना जम नहीं रहा होगा कि हाँ क्या कर रहे हैं, क्यों स्केलर प्रोडक्ट लिखे हैं, फिर इसको हम अपने यूज़ करके दिखाते हैं क्या कहाँ यूज़ होता है। तो हम जब इस किसी बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास, जब हम कभी नॉर्मली जब मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर का, 2 × 3 6 हो जाता है डायरेक्ट, 3 × 3 ले लेते हैं 9 हो जाता है,
इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बट जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हम जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी जा रहा है, तो कभी भी जब हम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो इसमें आंसर जो आता है, आंसर जो आएगा क्या है, इसका क्वांटिटी। और ये जो आंसर आता है, हमें जब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो किसी एक डायरेक्शन, कोई जो हमारे पास वेक्टर ए है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए के अलॉन्ग कितना बी जाता है उसके मल्टीप्लाई लेते हैं। जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ, प्रोजेक्शन इसको कहते हैं। इसी से मैं डायग्राम बनाऊँ अच्छे से, ये बी हो गया, ये ए हो गया, अगर मैं जोड़ दूँ बीच में एंगल है, तो अगर हम बी को रेफरेंस मान लें, इसको ले, हाँ, तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, फिर इसके लिए हम इसमें डालते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से हमें कुछ वैल्यू मिलती है, इसको मुझे निकालेंगे तो ये होगा ए कॉस थीटा। क्यों, इसके बीच में थीटा एंगल है, ये वेक्टर ए है, तो क्या होगा, कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट, मान लीजिए एक्स से एडजेसेंट है अपना ये, और हाइपोटेनियस, तो एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड है, ए मतलब मैग्नीट्यूड। तो बी है, अब उसी डायरेक्शन में एक कॉस थीटा भी है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलता है। जब हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली किसी भी स्केलर का, तो हमको सीधा 6 मिल जाता है। बट इसमें जब मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में आना पड़ेगा वेक्टर को। चाहे आप वेक्टर ए के डायरेक्शन में देखें कितना उसका पार्ट आ रहा है, जैसे भी इसमें देखो बी के अलॉन्ग अगर मुझे ए पास पहुँचना है तो मुझे इतना इधर चलना पड़ेगा, तो मतलब बी के अलॉन्ग ए का पार्ट इतना आ रहा है। अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, है कि नहीं। तो ए के अलॉन्ग कितना पार्ट आ रहा है, ए कॉस थीटा, बी के अलॉन्ग कितना आ रहा है, बस ए कॉस थीटा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ए कॉस थीटा आ रहा है, और बी है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए। इसका ये मतलब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे किसी की एक वेक्टर जो हमारे पास रेफरेंस ले रहे हैं उसी के अलॉन्ग दूसरे वेक्टर को लाना पड़ता है, और जितना उसका पार्ट आए उसी का मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, वो हो जाएगा हमारा क्या, स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखो बी है, बी के अलॉन्ग क्या ला रहे, ए कॉस थीटा ला दिए, आ गया, समझ रहे होंगे आप। तो हो गया आपका क्या, स्केलर प्रोडक्ट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप जब आगे पढ़ेंगे, एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इधर ही फोर्स लगा रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर रहा है, फोर्स भी इधर मूव कर रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें एनर्जी मिलती है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो हमारे दोनों डायरेक्शन सेम है ना, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अगर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर फोर्स लगाया, तो 10 जूल की हमको एनर्जी मिलेगी। बट हमारा मान लीजिए अभी जो डायरेक्ट हम मल्टी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हमें क्या दिखता है, वर्क दिखता है, लास्ट में हमारा डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, हमने एनर्जी जो हमारा फोर्स लगा रहे हैं इस साइड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट, फोर्स का थोड़ा सा पार्ट यहाँ जाता है, बाकी एक्स्ट्रा इस साइड चले आ रहे हैं ना, तो जो थोड़ा सा पार्ट यहाँ जा रहा है वही तो पार्ट इसमें काम कर रहा है, वही तो हमको एनर्जी देगा। तो अगर हम भी बात करें, अगर मैं इधर लगा रहा हूँ, एक 5 मीटर का फोर्स जो लगा रहा था, पहले इधर लगा रहा था, अब थोड़ा इस साइड लगा रहा हूँ, तो इस टाइम जो हमारा इस कंपोनेंट की तरफ जाएगा, इस डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो पार्ट हमारा फोर्स जाएगा, वो मान लीजिए 2 न्यूटन का जा रहा है, तो इस पर हमारा जो 2 मीटर पर डिस्प्लेसमेंट कितना एनर्जी लगेगी, 2 × 2 4 जूल की एनर्जी लगेगी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। धीरे धीरे आप इसको करेंगे, पढ़ेंगे ना, आपको अपने आप चीज़ें क्लियर होते जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, और उसको आप समझना पड़ेगा। अब अगर आप रट के करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, बस सवाल ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो देखो ए डॉट ऐसे लिखते हैं, आंसर ये आ गया। कहीं कहीं आप देखेंगे कि इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, जैसे ए डॉट भी हो गया ना, तो लिखते हैं कि ए डॉट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along ए वेक्टर। बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए वेक्टर क्या होता है। तो जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे, अगर मैं बनाऊँ डायग्राम, इसको उठा देते हैं, इतना समझ ही होंगे। पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी इसको लिखेंगे ए डॉट बी था, अब बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए डॉट प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए। अब इसका मीनिंग समझिए, जैसे ही मैं बताया था कि आपको 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3x या 3x इन्वर्स बोलो या 3 1/x से,
तो चीज़ें कैंसिल होकर आपके पास मैग्नीट्यूड मिलेंगी, है कि नहीं, मिलेंगी कि नहीं। तो सोचो अगर डायरेक्शन कैंसिल होना है, अगर डायरेक्शन एक अलग है एक दूसरा डायरेक्शन है, मतलब अगर ये नॉर्थ है साउथ है, तो ये कभी जल्दी मुश्किल मतलब कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो हमारा आंसर डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। मतलब जो हमारा आंसर मिलेगा उसके अंदर डायरेक्शन होंगे, क्योंकि कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना, एक साउथ है एक नॉर्थ है। लेकिन जब मैं दोनों को एक ही डायरेक्शन ला दूँ तो डायरेक्शन कैंसिल हो सकते हैं। ये मैं एनालॉजी दे रहा हूँ समझने के लिए। जैसे भी एक्स था और दूसरा -1/x आ दिया तो देखो कैंसिल हो गए, है कि नहीं। जैसे भी नॉर्थ है, नॉर्थ को कैंसिल होना तो कैसे होगा, कोई नॉर्थ इनवर्स आ जाए तभी कैंसिल होगा ना। मीन्स दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन होंगे तभी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं बी का अलॉन्ग ए की तरफ। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए दिया है, ए बी है, ए लेते हैं, दूसरा ए बी है। तो अगर मैं ए को अपना रेफरेंस मान लूँ, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए को मैंने रेफरेंस मान लिया, अब कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे बी को एडजस्ट करेंगे, बी यहाँ वेक्टर है, इसके बीच का एंगल इससे निकालेंगे, इसके बीच का एंगल ये होगा जो छोटा सा एंगल थीटा। मैंने ए को अगर रेफरेंस माना है तो ए के अलॉन्ग लाना पड़ेगा दूसरे वेक्टर को, तभी तो हम प्रोडक्ट कर पाएंगे, तभी इसका समझिए डायरेक्शन कैंसिल हो पाएगा। तो इसके अलॉन्ग कैसे आएगा, अभी तो दूसरे डायरेक्शन जा रहा है, इसका डायरेक्शन कुछ और है, तो इसके डायरेक्शन लाएंगे कैसे जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे बी तक पहुँचने के लिए मुझे इधर भी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, फिर इधर डायरेक्शन चलेंगे, दोनों का रिजल्टेंट भी है, तो मैं इतना मुझे काम है, तो इसको जब निकालेंगे क्या, इस अलॉन्ग, इस ए के अलॉन्ग क्या मैं कितना इसका कंपोनेंट है, तो जब निकालेंगे तो देखेंगे अगर मैं इसका कॉस थीटा लूँ, अगर मान लीजिए ये एक्स है तो एक्स क्या जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वी, वी मतलब मैग्नीट्यूड, तो एक्स क्या जाएगा बी कॉस थीटा, या बी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा बी कॉस थीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और किसके अलॉन्ग है, ए के अलॉन्ग, तो इधर लिख देंगे ए कैप। समझ आ रहा है आपको, डायरेक्शन क्या है ए कैप, अब इसका डायरेक्शन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका भी डायरेक्शन ए कैप है, तो अभी देखिए ए कैप क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एनालॉजी में समझिए, तो क्या जगह ये, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा ए कैप। तो इसको समझ आ रहा है कि नहीं आपको, इसे इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर ए हो जाएगा, साथ में डॉट बी वेक्टर का कॉस थीटा फिर ए, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं तो साथ में लिख लेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और यहाँ पे ए डॉट ए हो जाएगा हमारा आंसर 1, हो जाएगा हमारा ए बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये इस तरीके से आ गया हमारा आंसर, ठीक है। जो मैं एनालॉजी बता रहा हूँ बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एनालॉजी से आप समझ सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपको आसान होगा समझने में। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी को लिख सकता हूँ ए डॉट प्रोजेक्शन ऑफ बी, देखो बी को मैंने प्रोजेक्ट किया ए की ओर, जब मैंने किस माना रेफरेंस, वेक्टर ए को रेफरेंस मान लिया अपने हिसाब से, हाँ इतना समझ होंगे। और मैं इसको और तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी डॉट बी। अब यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाला है इसमें मैंने क्या कर लिया, जो वी वेक्टर है इसको मैंने रेफरेंस मान लिया। जब मैं वी वेक्टर को रेफरेंस मारूंगा तो मान लीजिए मैंने इसको किया ए इसके लिए, तो क्या होगा, ये वेक्टर ये हो गया बी वेक्टर, बीच में एंगल थीटा है। तो अब मैं यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करूँगा, प्रोजेक्शन मीन्स इसका कंपोनेंट किधर कितना है, उस डायरेक्शन की ओर बी की ओर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे ही आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में होगा तो ये बी कैप होगा। कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे सेम आंसर यही आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप, तो समझ गए होंगे। तो बहुत मुश्किल समझाया मैं, बहुत सोचने के बाद एक तरीका मालूम पड़ा था मुझे, इस तरीके से हम आराम से समझ सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और लास्ट का जो आंसर आता है तो पता ही है सबको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बीच में कॉस थीटा। तो देखिए ना कॉस थीटा क्यों आया, इसलिए आया। अब सब सोचते हैं कि थीटा कौन सा लेंगे, तो आपके पास वेक्टर जो बनता है, ये जो बीच में एंगल आएगा थीटा, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, तो बीच का जो इस मिनिमम एंगल होगा उसको ले सकते हैं आप, हाँ। और आपको पता है कॉस
360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो आप ये एंगल भी चूज़ कर सकते हैं, ये बड़ा वाला भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप क्या करें, छोटा वाला लेके चलें एंगल, है कि नहीं, छोटा वाला एंगल लेके चलें आप। और इसमें एंगल से डायरेक्शन का भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा है तो माइनस को भी ले लेगा। लेकिन आप क्या करें, छोटा एंगल लेके चलेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसमें जो थीटा लेके चलते हैं, क्या इसके बीच का जो एंगल होगा जो छोटा होगा, एक बड़ा एंगल होता है एक छोटा, तो छोटा वाला एंगल लेके चलना है आपको। समझ में आ रहा है? तो इतना समझ गए होंगे। अब ये चीज़ें कब अप्लाई होंगी, ये वाला फॉर्मूला, जब हमारा क्वेश्चन में जो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर किस फॉर्म में दिए हों, मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म में। देख ही होंगे, मैग्नीट्यूड है, एंगल दिया है। लेकिन अगर हमारा जो वेक्टर दिया हो कैसा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हो, जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो, आई जे के वेक्टर फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे। तो मैंने अभी देखिए आपको बताया, अगर मान लीजिए वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो कुछ नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, उसी सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0, तो आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिल जाएगा आपको सीधा एंगल cos 0 होता है 1, तो मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। समझो कि नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसा हो जाएगा जब एंगल 0 होगा तब। समझ रहे हो? अगर यही क्या हो जाए, एक वेक्टर इधर हो दूसरा वेक्टर इधर हो, एक बी, आपको पता है जब ये इसके अलॉन्ग है, ये इसके अलॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा सा भी इसका कोई पार्ट कंपोनेंट इसके पास नहीं आएगा। इसका मतलब कि इसका जो पार्ट यहाँ पे आएगा वो 0 आएगा। तो 0 वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके अलॉन्ग ए डॉट ए, 0 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे, हमेशा आंसर 0 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है ना। समझ रहे हो? मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मैं आई डॉट आई कैप लूँ, तो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है और बीच में कॉस थीटा मीन्स, अब इसके आई है तो बीच में एंगल 0 आएगा। अगर हम बना दें एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट, आई इधर है, दूसरा आई भी इधर ही होगा, मीन्स के बीच में एंगल थीटा होगा 0, सीधा नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा जो इनका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, तो 1 क्रॉस 1 तो हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर मैं जे डॉट जे करूँ तो भी 1 होगा, के डॉट के करूँ तो भी आंसर 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको? आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, आंसर 1 आएगा। हाँ, इतना समझ गए। लेकिन जब मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई किसी दो अलग अलग आई डॉट जे करूँ, तो इसका आंसर आएगा 0। कैसे आएगा, जब हम आई डॉट जे करेंगे तो कैसा होता है फॉर्मूला, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, हाँ, कॉस एंगल के बीच में। तो जब हम आई की बात करें, आई इस साइड है, जे जो हमारा जे वेक्टर होगा इस साइड होगा, तो देखेंगे इसका कोई भी कंपोनेंट आई के अलॉन्ग नहीं आएगा। जब कंपोनेंट कोई नहीं आएगा तो हम जब लिखते हैं तो यहाँ क्या जाएगा, कंपोनेंट अलॉन्ग नहीं आएगा, इसका मतलब इसके बीच में एंगल कितना है, 90 एंगल है, तो यहाँ 90 रख देंगे। आई और जे के बीच में क्या है, 90 एंगल है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कोई इससे भी करो 0 यानी, तो ऐसे ही आई जे 0 हो जाएगा। जैसे आई जे 0 हुआ वैसे ही जे और के बीच में भी एंगल 90 होता है, कोई अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा नहीं। जब अलॉन्ग आएगा नहीं तो दूसरे का अगर देखा जाए, जो दूसरे का पार्ट आएगा उसके अलॉन्ग वो 0 आएगा, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने वाला है। ऐसे ही आई और के का कर लें। समझ में आ रहा है? तो यही बताना चाहता हूँ मैं, आई जे डॉट के या आई डॉट के कर लें, सबका आंसर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है आंसर 0 आने वाला है। इतना समझ गए? फिर इसके बाद देखते हैं इसको कैसे यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको यूनिट वेक्टर फॉर्म में आंसर लाना है तो आपको पता है जब कोई वेक्टर दिया होगा तो कैसे दिया होगा, एक वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर दिया होगा तो कैसे होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड जेड के कैप। अब घबराइए मत, ए एक्स ए वाई क्या है, एक नंबर है, क्या आई के अलॉन्ग जे के अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग जेड एक्सिस के अलॉन्ग, वैसे ही आई बी एक्स बी वाई बी जेड क्या नंबर है,
बताते हैं कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना है, वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना है, जेड एक्सिस का लॉन्ग कितना है। हाँ, तो जब मैं अभी इसका करूँगा ए डॉट बी करूँगा, अब यहाँ मुझे मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी सीधा क्या करें आप, अभी मैंने बताया आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अगर सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे मैं डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो 1 आएगा। हाँ, अगर कोई दूसरा हुआ जिसपे एंगल 90 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे उनको लिखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डॉट बी एक्स एक्स कैप, बी वाई वाई कैप, एक्स कहाँ से आ गया आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही क्या होगा, सब जगह मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो कैसे होगा, ए एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप, ऐसे ही फिर ए एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट बी एक्स जे कैप प्लस ऐसे ही फिर ए जेड ए एक्स, ये फिर यहाँ पे ए एक्स आई कैप, ये बी वाई जे कैप आएगा, फिर यहाँ पे ए एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी जेड के कैप। ऐसे ही करके आप जब लिखेंगे सब कुछ सॉल्व करके तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, ए जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट ए जे बी जे के कैप। हाँ, तो देखेंगे अगर मैं इसको देखूँ, इसको देखिए आप कहाँ लिखूँ, ऊपर लिखूँ थोड़ा सा, इसको हटाते हैं। तो जब मैं इसको लिखूँगा तो देखेंगे आपके पास मैग्नीट्यूड ए एक्स बी एक्स तो साथ मिल सकते हैं क्योंकि नंबर है, नंबर को आप आगे इधर से लिख सकते हैं। तो ए एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बी एक्स, बचा क्या आई डॉट आई कैप, फिर दूसरा ए एक्स बी वाई, अब यहाँ आएगा आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड, यहाँ आएगा आई डॉट के। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो ये आगे आएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, आप अगर पूरा लिख लेंगे फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए जेड ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आई डॉट आई रहे, जे डॉट जे रहे, के डॉट के रहे तो आंसर 1 आएगा। अगर आई डॉट जे हो जाए, जे डॉट के हो जाए, हाँ, या आई डॉट के हो जाए, आगे पीछे भी चलेगा, के डॉट आई हो जाए, उसकी वैल्यू आएगी 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है बताया था अभी। तो अगर मैं 2 वेक्टर दिया गया है आई कैप और आई कैप, तो अगर एक वेक्टर को हम लोग रेफरेंस मानेंगे तो दूसरे वेक्टर का अगर हम उधर कंपोनेंट देखें तो आई के अलॉन्ग आई के कंपोनेंट और वाई वेक्टर का कंपोनेंट कितना होता है, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई होकर पूरा मिल जाएगा हमको 1 × 1 आएगा। हाँ, ऐसे जे के लिए भी जे का देखेंगे तो 1 आएगा। बट अगर हम आई और जे है, आई कैप है, यहाँ पे उल्टा ए होगा जे, इसका कंपोनेंट अगर मैं अलॉन्ग, अगर मैं इसको आई को रेफरेंस मान लूँ तो क्या होता है, आई डॉट प्रोजेक्शन ऑफ जे अलॉन्ग आई करेंगे, तो प्रोजेक्शन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी 0 आएगी क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, तो इसलिए वो सब हुआ है, समझे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो हो गया ए डॉट बी का आंसर आ गया, क्योंकि जब आपको यूनिट प्रोडक्ट दिया होगा, यूनिट वेक्टर दिए होंगे तो उसमें ए एक्स बी एक्स तो सबको मालूम होगा, ए वाई बी वाई सब मालूम होगा, है कि नहीं, उसमें एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ गए। तो देखिए आपको हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप किसी का डॉट प्रोडक्ट लिखें तो जो सेम, जैसे यहाँ पे आई कैप है, जैसे यहाँ पे आई वाला है,
तो दूसरे का आई के साथ मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दीजिए। आई के साथ जो उसका मैग्नीट्यूड है साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और आई को हटा दीजिए। ऐसे वाई वाला जो कंपोनेंट है जे के साथ उसके जो मैग्नीट्यूड साथ में लिख के मल्टीप्लाई करें प्लस करके छोड़ दीजिए। ऐसे ही वहाँ पे भी है कि नहीं। तो आपको ये डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। कब? ये जब हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर फॉर्म में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो आपको तरीके मालूम होने चाहिए कैसे आएंगे सॉल्व करने के। ठीक है, चीज़ें आपको बहुत हार्ड लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा ये हार्ड लगता है शुरुआत में क्योंकि कुछ नया होता है, पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, बिना टेंशन का आराम से करेंगे आप। तो यही समझना है, जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। इससे हम क्या करते हैं कि एक को रेफरेंस मांगते हैं, एक वेक्टर को क्या करते हैं रेफरेंस ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसके अलॉन्ग दूसरा वेक्टर कितना दे रहा है, अलॉन्ग सेकेंड वेक्टर कंपोनेंट कितना है। जितना कंपोनेंट देगा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मेरे पास दो नंबर, एक स्केलर दिया दूसरा 3 दिया है, इसका मतलब कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई कर 6 हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम वेक्टर की बात करते हैं, एक दूसरा डायरेक्शन होता है, एक दूसरा डायरेक्शन होता है, तो मुझे किसी के एक के रेफरेंस में आना पड़ता है डायरेक्शन में, फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपको सब पूरी कहानी बताया क्यों ऐसा करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में एकदम अच्छे से लिख लेते हैं। अगर ए डॉट बी होगा तो इसको हम लिखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म हो, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, स्मॉल एंगल बिटवीन वेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि वेक्टर एक इधर बना है एक इधर बना है, हाँ आपने एंगल नापना यहाँ से स्टार्ट किया इसे थीटा, ये गलत हो जाएगा। तरीका क्या है, दोनों के टिप को जोड़िए, हेड को जोड़िए, जो बीच में एंगल छोटा वाला है वही थीटा होगा। ये यूनिट फॉर्म में हो गया। अगर मैं इसी को किस फॉर्म में लिखूँ, ये किसके फॉर्म में, एंगल मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में। अगर मैं इसको किसी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो कैसा था, ए एक्स बी एक्स आया प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका प्रोडक्ट आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट और थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा लेकिन उसको समझने के बाद हम उसके बाद देखेंगे इसके यूजेस क्या हैं। इतना मेहनत करके इतना मेहनत से ना टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ भी होना चाहिए ना। तो थैंक यू, बाय बाय।